नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल उन्होंने दावा किया था कि बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी के अनुसार उन्होंने जो EPIC नंबर RAB 2916120 शेयर किया वो रिकॉर्ड्स में नहीं है। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करते हुए EPIC नंबर RAB 2916120 का विवरण मांगा है ताकि इसकी जांच की जा सके। तेजस्वी यादव को भेजे गए नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा कि आपकी ओर से 2 अगस्त 2025 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं होने की बात बताई गई। जांच में पाया गया कि आपका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन के क्रम संख्या 416 पर अंकित है, जिसका EPIC नंबर RAB 0456228 है। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि आपका EPIC नंबर RAB 2916120 है। जांच में पाया गया कि ऐसा कोई EPIC नंबर चुनाव आयोग की ओर से जारी ही नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से EPIC नंबर RAB 2916120 का पूरा विवरण वोटर ID कार्ड सहित देने को कहा है ताकि इस मामले की जांच की जा सके। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और लोकसभा में विपक्ष के उप नेता ने रविवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदिग्ध है, इसलिए विपक्षी दल संसद में मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा चाहते हैं। कांग्रेस की असम इकाई की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए गौरव गोगोई ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आयोग द्वारा किए जाने के बावजूद चुनाव आयोग पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। असम कांग्रेस प्रमुख ने पूछा कि आज लोगों के मन में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवालिया निशान है, इसलिए हम संसद में चर्चा चाहते हैं। सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, वह क्या है? क्या यह पिछले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में उनकी हेराफेरी है? बिहार से 6.5 लाख काटे गए वोटरों के नाम तमिलनाडु में जोड़े जाने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा कि SIR की प्रक्रिया और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। बिहार में जहां 65 लाख मतदाताओं पर मताधिकार से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं तमिलनाडु में 6.5 लाख लोगों को मतदाता के रूप में जोड़ने की खबरें चिंताजनक और स्पष्ट रूप से अवैध हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें स्थायी रूप से प्रवासी कहना प्रवासी मजदूरों का अपमान है और तमिलनाडु के मतदाताओं के अपनी पसंद की सरकार चुनने के अधिकार में घोर हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए बिहार या अपने गृह राज्य क्यों नहीं लौटना चाहिए, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं। क्या प्रवासी मजदूर छठ पूजा के समय बिहार नहीं लौटते? मतदाता के रूप में नामांकित होने के लिए व्यक्ति के पास एक स्थायी कानूनी घर होना चाहिए। प्रवासी मजदूर का बिहार या किसी अन्य राज्य में ऐसा घर है, वह तमिलनाडु में मतदाता के रूप में कैसे नामांकित हो सकता है? यदि प्रवासी मजदूर के परिवार का बिहार में स्थायी निवास है और वह बिहार में ही रहता है तो उसे तमिलनाडु में स्थायी रूप से प्रवासित कैसे माना जा सकता है? पी चिदम्बरम ने आगे लिखा कि चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और राज्यों के चुनावी चरित्र और पैटर्न को बदलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि शक्तियों के इस दुरुपयोग का राजनीतिक और कानूनी रूप से विरोध किया जाना चाहिए। बिहार की SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर विवाद अब तमिलनाडु तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग बिहार से आए 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु की वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहता है। DMK और उसके सहयोगी दलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे राज्य की राजनीति और जनसंख्या संतुलन पर असर पड़ेगा। वहीं चुनाव आयोग का तर्क है कि ये मजदूर अब स्थायी रूप से तमिलनाडु में रहते हैं, इसलिए वहीं वोटर बन सकते हैं। DMK ने इसे संस्कृति पर हमला बताया और सभी दलों की बैठक की मांग की। दरअसल चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख मतदाताओं की कमी का कारण मृत्यु, दोहरे नाम या स्थायी रूप से अन्य राज्यों में प्रवास है। इस आधार पर चुनाव आयोग ने प्रवासी मजदूरों को उनके वर्तमान निवास स्थान पर मतदाता के रूप में रजिस्टर करने का निर्णय लिया है। हालांकि DMK का मानना है कि यदि SIR प्रक्रिया तमिलनाडु में लागू हुई तो यह बड़े पैमाने पर मतदाताओं, विशेष रूप से DMK के पुराने समर्थकों को मतदाता सूची से हटा सकती है। DMK और उसके सहयोगी इस मुद्दे को संसद के मॉनसून सत्र में जोर शोर से उठाने की तैयारी में हैं।
पार्टी का मानना है कि यह कदम तमिलनाडु की राजनीतिक ताने बाने को प्रभावित कर सकता है, खासकर 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब भाजपा की किसी शाखा की तरह काम कर रहा है। यह बयान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उस आरोप के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका नाम बिहार की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे वो भाजपा की किसी इकाई के अध्यक्ष हों। ऐसा लगता है कि सरकार किसी बाबू को रिटायरमेंट के बाद इनाम के तौर पर चुनाव आयुक्त बना रही है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कुछ अफसर रिटायरमेंट के बाद सरकार से इनाम पाते हैं और हर जगह सरकार का ढोल बजाते हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को टीएन शेषन से प्रेरणा लेने की सलाह दी। बता दें कि टीएन शेषन भारत के सबसे चर्चित और सख्त चुनाव आयुक्तों में से एक माने जाते हैं, जिनके कार्यकाल में चुनाव आयोग ने अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता का लोहा मनवाया था। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने रविवार को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पिछले हफ्ते एक निजी एयरलाइन के कर्मचारियों पर एक सेना अधिकारी द्वारा किए गए हमले की निंदा की और कहा कि अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता सारा हयात शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह गुंडागर्दी है। यह घटना श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुई, जहां एक सेना अधिकारी को स्पाइस जेट के कर्मचारी पर बेरहमी से हमला करते देखा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 26 जुलाई को एक सैन्य अधिकारी ने स्पाइस जेट के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। अधिकारी दिल्ली जा रहे थे और उनके पास तय सीमा से अधिक 16 किलो कैबिन लगेज था। जब अतिरिक्त शुल्क की बात कही गई तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और जबरन एयरो ब्रिज में घुस गए। रोकने पर उन्होंने 4 कर्मचारियों को लात घूंसों से पीटा। एयरलाइन ने कहा कि सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट के ग्राउंड स्टाफ के 4 अधिकारियों के साथ मारपीट की। हमारे कर्मचारियों को बार बार लात घूंसों से मारा गया। एक स्टाफ की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर और जबड़े में गंभीर चोटें आई हैं। स्पाइस जेट का एक कर्मचारी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन यात्री बेहोश कर्मचारी को लात से मारता रहा। एयरलाइन ने पुलिस में शिकायत की है और अधिकारी को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक सरकारी कंपोजिट विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक सलाउद्दीन को बच्चों को जबरन उर्दू पढ़ाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो को आरोपों का आधार बनाकर की गई। सस्पेंशन ऑर्डर में एक यूट्यूब चैनल की वायरल खबर का भी जिक्र है। इस वीडियो में स्कूल के गेट के पास एक कथित पत्रकार और कुछ स्कूली बच्चों के बीच जबरन उर्दू पढ़ाने के आरोपों को लेकर बात होती दिखाई गई है। संबंधित प्रखंड के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इंद्रजीत ने बीबीसी को बताया कि बिजनौर के गांव हरबंशपुर थारम में स्थित एक कंपोजिट स्कूल में तैनात शिक्षक सलाउद्दीन को सस्पेंड कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से सस्पेंशन लेटर भी जारी कर दिया गया है। वहीं सस्पेंड किए गए सलाउद्दीन ने मीडिया को बताया कि मैं लंबे समय से अध्यापन क्षेत्र में हूं। ये सब गांव के ही एक शख्स की साजिश है। उनका बच्चा हमारे विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ता है। वह अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने ही अपने किसी जानकार यूट्यूब पत्रकार को वहां बुलाया था। सलाउद्दीन बताते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ और जबरन उर्दू पढ़ाने या बच्चों को पिटवाने जैसे आरोप निराधार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा है कि ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर एनएसए लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने या डर पैदा करने की कोशिश करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने राज्य के प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को सभी जिलों में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में बीते कई दिनों से रात के समय संदिग्ध ड्रोन देखे जाने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये ड्रोन चोरों की मदद करते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि ड्रोन और चोरी की घटनाओं के बीच किसी तरह का सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी PRCA ने इस्राएली सेना पर गजा में मौजूद उसके मुख्यालय पर हमला करने का आरोप लगाया है। PRCA का कहना है कि इस हमले में एक कर्मी की मौत हो गई और 3 घायल हुए हैं। मानवीय संगठन PRCA ने कहा कि रविवार सुबह हुए इस हमले से इमारत में आग लग गई।
संगठन ने खान यूनिस में स्थित अपने मुख्यालय पर हुए हमले को जानबूझकर किया गया हमला बताया। सोसाइटी ने कहा कि यह स्थान इस्राएली सेना को अच्छी तरह से पता है और उस पर साफ तौर पर सुरक्षात्मक लाल निशान लगा हुआ है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि उसे ना तो किसी जमीनी हमले की और ना ही किसी हवाई हमले की कोई जानकारी है। पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के छात्र संगठन ने द केरला स्टोरी को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाने पर अपना कड़ा विरोध जताया है। संगठन ने द केरला स्टोरी के निर्देशन के लिए डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार देने के फैसले की कड़ी निंदा की। छात्र संगठन का कहना है कि यह फैसला सिर्फ निराशाजनक नहीं है बल्कि यह खतरनाक भी है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के नतीजों का ऐलान हुआ था। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी द केरला स्टोरी को मिला है। अब इसी पुरस्कार का विरोध करते हुए FTII पुणे के छात्र संगठन ने पत्र में लिखा कि एक बार फिर सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई फिल्म उसके बहुसंख्यकवादी और नफरत फैलाने वाले एजेंडे के साथ मेल खाती है तो वह उसे इनाम देगी। द केरला स्टोरी एक फिल्म नहीं है, ये एक हथियार है। ये एक झूठा नैरेटिव है जिसका मकसद मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना और उस राज्य को गलत दिखाना है जो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द, शिक्षा और प्रतिरोध के लिए जाना जाता रहा है। बयान में आगे कहा गया कि सरकार को समझना होगा कि किसी प्रचार को इनाम देने से वह सच नहीं बन जाता। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.